प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्रपति शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। अरब सागर में बनने वाले इस स्मारक के भूमि पूजन के लिए उद्धव ठाकरे के साथ पीएम मोदी जाएंगे। फडणवीस सरकार के निमंत्रण के बाद उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर हामी भर दी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब उद्धव ठाकरे उनके साथ मंच साझा करेंगे। हालांकि शिवाजी स्मारक का मछुआरों ने विरोध किया है। रोजी रोटी का सवाल उठाते हुए मछुआरों के साथ मिलकर इसके खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन भी दी जा रही है। छत्रपति शिवाजी स्मारक के भूमि पूजन के अलावा मुंबई में आज पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं। सेबी के कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। अरब सागर में छत्रपति शिवाजी के स्मारक को बनाने के लिए महाराष्ट्र के 36 जिलों की नदियों से पानी और वहां से मिट्टी लाई गई है। शिवाजी की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी काफी ऊंची होगी। घोड़े समेत शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई 630 फीट होगी। यह स्मारक 32 एकड़ के चट्टान पर तैयार किया जाएगा, जहां 10,000 लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। शिवाजी की मूर्ति को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर शिल्पकार और पद्म भूषण सम्मानित कलाकार राम सुतार को सौंपी गई है। शिवाजी स्मारक की भूमि पूजन से पहले सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक खास कार्यक्रम किया गया। बाइक रैली से लेकर संगीत का कार्यक्रम किए गए, लेकिन इस कार्यक्रम से शिवसेना नदारद रही। वहीं बीजेपी ने इसका जश्न जोरदार तरीके से मनाया। बीजेपी ने अरब सागर में शिवाजी स्मारक बनाने का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया था। निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी अब इस पर दावा ठोक दिया है। काही लोक या संदर्भात टीका करतात, काही लोक केवळ याच्यामध्ये कशी खोट काढता येईल हे बघतात। आम्ही त्याची याकरता चिंता करत नाही की प्रत्यक्ष छत्रपतींच्या काळात देखील स्वराज्याचा द्रोह करणारे लोक आम्ही बघितलेले आहेत। तर आम्ही तर छत्रपतींचे सेवक आहोत, त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या विरोधाचा सामना हा करावाच लागेल। पण कितीही विरोध झाला तरी छत्रपतींचं स्मारक कोणीही रोखू शकत नाही। ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे। अरेबियन सी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो, ये कांग्रेस के जमाने में हमारी सरकार ने कल्पना की, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी ग्राउंड वर्क था उस स्मारक के लिए उसको कंप्लीट किया, पूरा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल पद से नजीब जंग के इस्तीफा देने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दिल्ली के अगले उपराज्यपाल की रेस में किरण बेदी, बस्सी के साथ कई नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच आज तक से खास बातचीत में नजीब जंग ने कहा कि वो पहले भी 2 बार इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर रुके रहे। जंग ने कहा कि जब 2 दिन पहले उन्होंने फिर से अपने इस्तीफे के लिए पीएम से बात की तो इस बार उन्होंने हामी भर दी। इस्तीफा देने के बाद नजीब जंग ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि राष्ट्रपति के दिल्ली से बाहर होने की वजह से नजीब जंग का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। फिलहाल वो दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर राहुल गांधी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धर्मशाला में राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे, वहीं नगरोटा में राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी अल्मोड़ा में थे। नोटबंदी पर राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए केंद्र के फैसले को आर्थिक डकैती बताया। राहुल ने नोटबंदी का मतलब भी समझाया। राहुल ने कहा, नोटबंदी का मतलब गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। नोटबंदी में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इन छापेमारी के पीछे पीएमओ की अहम भूमिका बताई जा रही है। अब तक करीब 70% रेड पीएमओ से मिली जानकारी के आधार पर मारे गए हैं। नोटबंदी में कालेधन को लेकर पीएमओ के पास करीब 600 फोन कॉल आ चुके हैं। इन्हीं कॉल से हासिल जानकारी को मिलान करने के बाद इनकम टैक्स प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस को जानकारी दी गई। सरकार ने कालेधन की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, लेकिन लोग सीधे पीएमओ से संपर्क बनाने में भी नहीं हिचक रहे हैं। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स की रेड के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती पर ममता ने सवाल उठाए।
ममता बनर्जी ने इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुताबिक वैली घोटाला लोढ़ा के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। इसी बीच धूलागढ़ हिंसा पर बीजेपी की 3 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट से भी ममता के साथ रिश्ते और बिगड़ने के आसार हैं। ये टीम आज अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी। नोटबंदी का आज 46वां दिन है। लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इसी बीच वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मेघवाल के मुताबिक नोटबंदी में बैंकों में भारी मात्रा में जाली नोट जमा हो गया है। मेघवाल ने कहा कि आरबीआई इसकी जांच कर रहा है। मेघवाल के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने सवाल किया है कि बिना जांच के जमा हुए जाली नोटों के खाता धारकों की अब पहचान कैसे होगी। बहुत से ऐसे सिस्टम में हमें समझ में आया है कि हमारे यहाँ कई जगह फेक करेंसी भी जमा हो गई है, क्योंकि उसमें जमा कराते समय कोई थोड़ी देर चेक कर रहा था, उस समय तो जमा हो गई, अब वो आरबीआई में रिकंसाइल हो गई। नोटबंदी में नासिक में 1 करोड़ 35 लाख के जाली नोट जब्त हुए। इनमें 1000 और 500 की जाली करेंसी भी पकड़ी गई है। इस मामले में पुलिस ने एनसीपी नेता समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग के मुताबिक नासिक में नकली नोटों का गिरोह काम कर रहा है। आयकर विभाग की सूचना के आधार पर रात 1 बजे रेड के दौरान 3 गाड़ियों से पुलिस को जाली नोट मिले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 8.5 लाख रुपए की करेंसी जब्त हुई है। करेंसी में 2-2 हजार के 6,22,000 रुपए के नोट हैं। पुलिस ने जिला परिषद के सदस्य के पति की कार से पैसे बरामद किए, जिन्हें 2 लोग लेकर जा रहे थे। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भाग निकले। इस मामले की आयकर विभाग जांच कर रहा है। बिहार के बेतिया में एक मजदूर रातों रात करोड़पति बन गया। वेल्डर का काम करने वाला बद्री साहनी के खाते में 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बड़ी राशि आई है। बद्री ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद खाते को फ्रीज करवा दिया गया है। अपने 2500 रुपए निकालने के दौरान मजदूर को 1 करोड़ 17 लाख की जानकारी मिली। नोटबंदी में श्री लाल महल लिमिटेड के दिल्ली नोएडा स्थित ठिकानों पर छापेमारी में अहम खुलासे हुए हैं। डीआरआई को 140 करोड़ के सोने के अवैध कारोबार का पता चला है। डीआरआई के मुताबिक कंपनी ने 340 किलो सोना ब्लैक मार्केट में खपाया है। इतना ही नहीं, छापेमारी में 2 करोड़ 60 लाख की नकदी भी जब्त हुई है, जिनमें 2 करोड़ 48 लाख के पुराने नोट हैं। डीआरआई की रेड में 80 किलो चांदी भी मिली है। इस घटना के बाद कंपनी के ज्यादातर निदेशक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। फिरोजाबाद में जौहरियों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। नोटबंदी में ज्वेलर्स की दुकानों में सोने चांदी की बिक्री का रिकॉर्ड खंगाला गया, लेकिन आयकर विभाग की इस छापेमारी से ज्वेलर्स खफा दिखे। आईटी रेड का व्यापार मंडल ने विरोध किया। व्यापार मंडल ने कहा है कि इस तरह की छापेमारी अब दोबारा नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रेन में शोर शराबा और नारेबाजी रोकने पर एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए और आरपीएफ जीआरपी के जवानों से उलझ गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म की कैंटीन में तोड़फोड़ की। इस हंगामे की वजह से क्षिप्रा एक्सप्रेस कटनी स्टेशन पर 1 घंटे खड़ी रही और यात्री परेशान होते रहे। एबीवीपी के कार्यकर्ता इंदौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इंदौर के एक युवक को राधे राधे बाबा के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगना महंगा पड़ गया। लाल बत्ती की गाड़ी में सफर करने वाले बाबा के समर्थकों ने युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने युवक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। युवक ने आरटीआई के तहत ये जानने की कोशिश की थी कि राधे राधे बाबा किस अधिकार के तहत लाल बत्ती लगी कार में घूमते हैं। पुणे में निलंबित जज नागराज शिंदे को यौन शोषण के मामले में 3 साल की सजा और 30,000 रुपए जुर्माना लगा है। निलंबित जज को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया है। जज के खिलाफ जून 2014 में पड़ोसी की नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। दोषी नागराज शिंदे पिछले 2 सालों से पुणे की येरवडा जेल में है। दिल्ली के जामिया नगर में 2 बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी, जिसके बाद महिला को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पीड़ित महिला ने 11 दिसंबर को 9वीं में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ रेप का केस दर्ज करवाया था। महिला पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। रेप पीड़ित की मां पर हुए जानलेवा हमले के बाद दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी एम्स पहुंची। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की जांच पर कई तरह के सवाल उठाए। बिहार के समस्तीपुर में एक विधवा शिक्षिका को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। रोसड़ा के एक स्कूल में पढ़ाने वाली वीणा के मुताबिक ऊंची जाति के लोग उसके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं।
और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं। इसकी शिकायत वीणा ने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे गाँव वालों ने ही मुनादी पिटवाकर शिक्षिका वीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों से तंग आकर विधवा शिक्षिका ने सीएम समेत मानवाधिकार आयोग, डीएम, बीडीओ से न्याय की गुहार लगाई है।